स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत। कक्षा 9 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो विषय है हिंदी, विद्यार्थियों हिंदी को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके कार्य क्षेत्र, उसके अधिगम क्षेत्र के बारे में विशेष जानना जरूरी होता है। क्योंकि जानोगे नहीं तो समझोगे कैसे, और समझोगे नहीं तो जानोगे कैसे। तो मैं उम्मीद और आशा के साथ ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि अधिगम क्षेत्र हमारा जो है, इनको मद्देनजर रखते हुए हम पूरे इस सिलेबस को कवर करेंगे। और इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला अपठित बोध, अपठित बोध जिसको हम बोलते हैं गद्य और पद्य के रूप में आएगा, जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज के रूप में आएगा अननोन टॉपिक, जो गद्य में भी आएगा और पद्य में भी आएगा। इसमें से आपको क्या करना होगा कि देख करके, पढ़ करके, समझ करके नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर उसमें से खोजने होंगे। इतनी सी बात है। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे अननोन टॉपिक होंगे। तो आप पहला जो हमारा अपठित जो बोध है अधिगम क्षेत्र का, इस तरह से इसको नोट करें। बाद में आता है हमारा व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण में विद्यार्थियों आपके सबसे पहला टॉपिक जो होता है कि क्रिया से दिया गया है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि क्रिया कहाँ से शुरू होती है, उससे पूर्व हमें एक बात और जाननी पड़ेगी, जो कि एक विशेष महत्व की बात है, भाषा। और भाषा के बाद में जो इसकी इकाइयाँ होती हैं, उनके जो रूप होते हैं, उनके जो प्रकार होते हैं, उसके बाद में हम क्रिया पढ़ेंगे, ताकि आप डीप में जाकर के सारी बातों को एक साथ एब्जॉर्ब कर सकें, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो भाषा के बाद में हम क्रिया पढ़ेंगे, और इसके बाद में 1 बाय 1 जो हमारा सिलेबस निर्धारित है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तीसरी बात आती है पाठ्य पुस्तक भाग नंबर 1। आपके विद्यार्थियों कक्षा 9 में 2 पुस्तकें हैं, पहली और दूसरी। पहली पुस्तक का नाम आपका है क्षितिज, क्या है? क्षितिज। और दूसरी पुस्तक का नाम है कृतिका। आप इस कृतिका और जो हमारी क्षितिज है, इसके माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। आप इसमें ये भली बातें जान चुके होंगे कि हमारी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है, विद्यार्थियों पुस्तक के बारे में और उसके नामकरण के बारे में हमें जानना जरूरी है। क्षितिज का मतलब क्या होता है कि धरती और आसमान के अनंत बिंदु पर मिलते हुए से दिखाई देना, उसको बोलते हैं क्षितिज, अनंत पर, इंफिनिटी। और इसमें पद्य और गद्य दोनों समाहित हैं। इसको हम एक एक चैप्टर वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी हमारी पाठ्य पुस्तक है भाग नंबर 2 कृतिका। कृतिका का मतलब होता है जिसके द्वारा कार्य किया, कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को मानना। अब इसमें होंगे कहानी समूह है, रिपोर्ट, यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा, ये सारी इस भाग नंबर 2 में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आप जान रहे हैं कि ये जो सारा मैटर है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम पूरे इस सिलेबस को कवर करेंगे कक्षा 9 में, ताकि हम 1 बाय 1 जो हमारा जो एक एक टॉपिक है उसको समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं चाहता हूं आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, और इसको नोटबुक में पहले पन्ने पे लिखना है, ताकि हम जब कार्य करें, जांचें, आपको पढ़ाएं ऑफलाइन, तब ये पूछेंगे कि ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो विद्यार्थियों, आपने उसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, और हमने आपको ये पूरा बताने का प्रयास किया कि हम व्यवहारिक व्याकरण के बारे में जानेंगे, उसके टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये आपका एक बेसिक नॉलेज का टॉपिक है, जो कि आपको बहुत जानना जरूरी है। विद्यार्थी के पास
अथाह ज्ञान का भंडार होना चाहिए। उसकी एक मन स्थिति होती है कि वह गागर में सागर भरे और वह हर बात को अपने मस्तिष्क में रखे। इसी का नाम तो विद्या अर्जन करना है, इसी का नाम तो ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो हम यहाँ पर आपको बोर्ड पे लिख करके बता रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं। मानव द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है वह समझता है, उसी भाषा कहते हैं। आपने हमें कहा, हमने आपको कहा, ये जो माध्यम है ये भाषा का ही एक रूप है। ये भाषा ही हम एक दूसरे से मिलाती है, एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त करवाती है। तो आपने जाना विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो आप जान के ये कितने प्रकार की होती है। तो भाषा के प्रकार आपने सुना होगा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन इसके जो स्वरूप होते हैं उसके बारे में आपने नहीं जाना। तो यहाँ पर देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? प्रयोग के आधार पर और स्थान के आधार पर। विद्यार्थियों, प्रयोग क्या होता है, स्थान क्या होता है, इस विषय में भी हमें जानना जरूरी है कि प्रयोग का मतलब सबसे पहले मनुष्य अपने विचारों का, यानी किसी भी से हम सीखते नहीं है, अपने आप प्रकृति के हम क्या है, सहचर हैं, तो प्रकृति से हम सीखते हैं, सानिध्य में रह करके सीखते हैं। और जैसे प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार की भाषा होती है। यहाँ लिखा है सांकेतिक, मौखिक और लिखित। प्यारे विद्यार्थियों, कि प्रयोग के आधार पर भाषा 3 प्रकार की आपको बताइए, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। सबसे पहले बच्चे या जीव का कोई जन्म होता है तो उस स्थिति में वह बोलना प्रारंभ नहीं करता, कोई ध्वनि निकलती है, कोई संकेत करता है, शरीर का कोई अंग हिलता है और वो कोई हाव भाव करके इंडिकेट करके किसी दूसरे को समझाने का प्रयास करता है, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात संकेतों के माध्यम से अपने मन के विचारों को, उद्गारों को वो व्यक्त करना ही सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो आप इसकी परिभाषा मेरे मुख के द्वारा बोले गए शब्दों को सुन करके लिखने का प्रयास करें। कैसे? कि मानव के द्वारा अपने शरीर के किसी अंगों को या हिला करके या कोई व्यक्त करके या इशारा करके जो हमें मन की स्थिति को अवगत कराए, अपने विचारों को अवगत कराए, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तीसरी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा होती है जो मुख के द्वारा किसी ध्वनि या कोई पद या कोई वाक्य या शब्द बोल करके जो व्यक्त करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? क्योंकि बच्चा पहले संकेतों से समझाता है, बाद में मौखिक बोलना प्रारंभ करता है और बाद में वो पढ़ने के लिए तैयार होता है, पढ़ना प्रारंभ कर देता है, तो अपने बात को वो क्या करता है, अपने विचारों को क्या कहता है, लिख करके शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करता है। अर्थात मौखिक भाषा, लिखित भाषा वह होती है जो अपने भावों को, अपने मन के विचारों को लिख करके व्यक्त करना, दूसरे तक प्रेषित करना ही लिखित भाषा कहलाती है। तो आपने जाना बच्चों, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की भाषा होती है, सांकेतिक और मौखिक और लिखित। ये इनके सीधी दर सीधी है, यानी कंटिन्यूअस हम इसको पढ़ सकते हैं। ये इसका रूट वर्क है, इसे ऐसे समझना। अक्सर मनुष्य क्या करता है कि हम बोलने में और लिखने में क्या करते हैं, इनकी जो कर्म है, इनका जो कर्म है वो हम क्या करते हैं, उल्टा आगे पीछे कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। संकेत, मौखिक और लिखित ये सिस्टम होता है। तो आप भी इसी तरह समझने का प्रयास करेंगे। अब आता है इसका दूसरा भाग, यानी स्थान के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषा। विद्यार्थियों, हम जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसको स्थानीय क्षेत्र कहा जाता है। तो स्थानीय क्षेत्र की एक स्थान की एक विशेष भाषा होती है। तो आप भी जानते हैं कि स्थान की एक विशेष भाषा होती है, वो चाहे कोई भी हो सकती है। ये नहीं कि हम यहाँ रह रहे लोग जो शेखावाटी के लोग हैं तो यहाँ पर शेखावाटी भाषा यानी मिश्रित हिंदी, खिचड़ी भाषा बोले, हिंदी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी भी एक निश्चित भाषा होती है जो वो है हिंदी मिश्रित या खिचड़ी भाषा जिसको हम बोलते हैं, वो स्थानीय भाषा जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं रूरल लैंग्वेज। अब आता है राष्ट्र। राष्ट्र यानी देश। देश का मतलब होता है एक राष्ट्र, एक देश की प्रत्येक अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको मदर लैंग्वेज बोलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा कार्यालय भाषा जो दैनिक रूप से प्रयोग में कार्यालयों में की और जाती है और समझी जाती है। राष्ट्र की भाषा का मतलब होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कहीं भी जाए भारत का कोई भी नागरिक
भारतीय नहीं, अपने देश का कोई भी नागरिक, जो जिस देश का नागरिक होता है उसकी एक मदर लैंग्वेज होती है, वह उस देश के किसी भी कोने में जाए तो उसके लिए एक मानक लैंग्वेज होती है, वह उसको समझता है और वो उसको समझते हैं। इसलिए कहा है कि राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। तो हमारे देश में राष्ट्र की भाषा, जब हमारा देश पराधीन था तो उसमें राजकाज की भाषा अंग्रेजी हुआ करती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का हमारे ऊपर शासन था। उस दौरान हम क्या कर रहे थे, राजकार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चल रहा था, तो वो हमारे लिए बड़ी क्या थी, परेशानदायक थी। जब 14 सितंबर, जब हम आजाद हो गए 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे महामहिम नेताओं ने, हमारे दिग्गजों ने एक बड़ा निर्णय लिया कि देश की क्यों न, देश की जनता लगभग 80% जो है हिंदी बोलने वाली है, तो क्यों न देश के लिए कार्यालय रूप में हर आदमी को, हर तबके के वर्ग के लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग का दर्जा दिया जाए, उसको एक स्वतंत्रता दी जाए ताकि वो समझे और अपना कार्य सरलता से कर सके। तो इसके लिए उन्होंने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा के रूप में स्वीकारा और राष्ट्र को अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहीं भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक जाता है तो उसके लिए हिंदी अनिवार्य हो गई। तो ये राष्ट्र की भाषा हो गई। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय। देश का कोई भी नागरिक, हमारे देश का नहीं, किसी भी राष्ट्र का किसी भी देश में जाता है तो उसके लिए एक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो जानना जरूरी है। आज इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बनी हुई है, तो ये जानना भी जरूरी है कि कहीं भी किसी भी राष्ट्र में जाते हैं तो वो चाहे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, चाहे जनरल आम जनता हो, उसके लिए हो, तो उसके लिए क्या होता है, राष्ट्र की एक भाषा जो इंटरनेशनल की जो मान्य होती है वो सब जगह समझी और सुनी और कही जाती है। तो आपने जाना कि स्थान के आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भाषा 3 प्रकार की हो गई, रूरल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये 3 प्रकार के। तो कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति पूछे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है कि आपसे पूछे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताओगे 2 प्रकार और प्रयोग के आधार पर, स्थान के आधार पर, तो ये फिर इनके 3 रूप होते हैं। तो मैंने जैसा शेड्यूल बताया उसी को आप समझने का प्रयास और समझाने का प्रयास करें, ऐसी मेरी उम्मीद और आशा है। अब बात आती है बेटा कि हमने पढ़ा है भाषा। अब भाषा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या अर्थ होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष, यहाँ देखो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष धातु का अर्थ है जिसका अर्थ का मतलब होता है इसका, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान देना कि भाष का मतलब होता है व्यक्तवाणी, जो हम मुख के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा कोई शब्दों का हम सर्जन करते हैं, निर्माण करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, उसे हम व्यक्तवाणी कहते हैं। आप गुनगुनाते हो, आप कोई पत्र लिखते हो, आप कोई संकेत करते हो, आप कोई मौखिक कहते हो, वो क्या है, हमारे द्वारा अंतर्निहित विचारों का जो उद्गम होता है उसको कहने वाली बात व्यक्तवाणी होती है। आप समझ गए होंगे संस्कृत के भाष धातु से जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। अब आता है कि भाषा की इकाइयां कौन कौन सी होती है, ये भी जानना जरूरी है कि भाषा के कितने रूप तो पढ़ लिया आपने, इकाइयां भी जाननी जरूरी है कि इसके अंग क्या है, ये तो व्यक्तवाणी है, वाणी किन से निकलती है और क्या किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो विद्यार्थियों इनकी 5 इकाइयां होती हैं। पहला ध्वनि, देखिए बोलना कोई जरूरी नहीं है, कोई न कोई जीव जो होता है संसार का कोई न कोई ध्वनि करता है, वो चाहे गुनगुनाता हो, चाहे चहकता हो, कोई सार्थक शब्द बोलता हो या कोई ध्वनि जो निकलती है। ध्वनि का मतलब कोई आवाज। विद्यार्थियों मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। आपने परिभाषा अपनी नोटबुक में इस तरह से नोट करनी है कि ध्वनि किसे कहते हैं कि प्रत्येक मानव द्वारा या प्रत्येक जीव, या मानव से तात्पर्य नहीं है पर मुंह से, मुंह तो हर जीव के होता है, आप जानते ही हैं कि मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ही क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। अब वर्ण, अब ध्वनि तो हमारे मुख से कैसे भी निकल सकती है, हम गुनगुना भी सकते हैं, संगीत भी गा सकते हैं,
हम कोई शब्द भी बोल सकते हैं, हम कोई और भी लेख पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ध्वनि मुख से निकलती है, कोई आवाज निकलती है, उसको ध्वनि कहते हैं। अब आता है वर्ण। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका अंतिम रूप से टुकड़े या विभाजन नहीं होता, उसे वर्ण कहते हैं। अंतिम रूप से यानी टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम भाषा की क्या बोलते हैं, दूसरी इकाई का नाम है वर्ण। टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। शब्द, अब देखो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, मैं इसका जिक्र बाद में करूंगा। शब्द, वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आप जानते हैं वर्ण अकेला सिंगल होता है और उनसे हम कोई शब्द निर्माण करते हैं, जैसे कमल है, अमल है, अदरक है, कोई भी शब्द आप जैसे अनिल है, मोहन है, श्याम है, घनश्याम है, ये शब्द किनसे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। तो क्या कहा, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब बात आ गई सार्थक समूह की, शब्द बन गया, अब हमें पद आता है नंबर 4। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को ही हम पद कहते हैं। शब्दों के व्यवहारिक रूप को हम जिस पद क्रम में रखते हैं, उसको एक वाक्य में बनाते हैं, उसको पद बोलते हैं। जैसे राम फल खाता है, सीता संगीत सुनाती है। तो ये क्या हुआ, शब्दों के माध्यम से पहले वर्ण आए, फिर शब्द आए, फिर इनका क्या है, एक श्रृंखला बन गई, वो हो गए पद। अब आती है बात वाक्य। पांचवा, शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार क्या है, प्रकट होता है। शब्दों के यानी शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। जैसे आपके मन में वर्ण आए, फिर पद आए, और बाद में वर्ण के बाद में शब्द और पद, बाद में वाक्य बने। कोई सेंटेंस बड़ा होता है कि मोहन 2 घंटे से ग्राउंड में रन कर रहा है, दौड़ रहा है, इसको देख करके सब दर्शकगण आश्चर्यचकित रह गए और उसको इतनी थकान हो गई कि प्यास के मारे उसके कंठ रुक सूख गए, हलक सूख गए। तो कहने का मतलब कितना बड़ा वाक्य बन गया। तो वाक्य ऐसे बन जाता है, इसे वाक्यों से पूरा साहित्य बन जाता है, पूरा काव्य बन जाता है। तो मैं उम्मीद है ये है कि आपने भाषा की इकाइयां पढ़ी 5, पहली ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। विद्यार्थियों, ये सीढ़ियां हैं, छत पे चढ़ने के लिए हम पहली सीढ़ी पे पायदान पे पैर रखते हैं, दूसरी पे बाद में उसके कंटिन्यू हम चढ़ते चले जाते हैं। तो इस कड़ी के हम ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से पद और पद से वाक्य बना करके एक बहुत बड़ा हम कंगूरा खड़ा कर सकते हैं। कंगूरा का मतलब था बहुमंजिले खड़ी, यानी बहुत बड़ा हम अथाह भंडार शब्दों का भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से हम कनेक्ट करें और समझें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन जितने भाषा के और भाषा के उत्पत्ति और उसकी इकाइयां और प्रकार आपने समझे, भली भांति आप इसको इस तरह से समझें कि इनके जो आपको प्रयोग और स्थान के आधार पर बताया, इसकी उत्पत्ति, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुकों में ऐसा का ऐसा आप लिख लें। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी में 4 चांद लगेगा। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों विद्यार्थियों के लिए एक ही सिलेबस है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के और नोटबुक में एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली क्लास में और अगला टॉपिक हमारा होगा क्रिया का। 9th में दूसरा टॉपिक हमारा चलेगा क्रिया का। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको समझ लें, फिर इसको नोटबुक में करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।